नमस्कार प्यारे बच्चों, नॉलेज हार्मनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बता दूं कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अभी भी समय है जो जिनकी शिफ्ट जो आगे की डेट मिली है जिनको, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन और जितने भी नहीं बल्कि सारे के सारे जो डिटेल्स है एक बारीकी से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10 जनवरी 2023 का पेपर हुआ था और उसकी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, पहली क्लास है आज और मैं सारांश अली आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे बने रहिए इस चैनल पे हमेशा, है ना, और जितना हो सके प्यार दिखाइए और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी आप लोग दे सकते हैं। बाकी एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, जो भी डिटेल लिखी होंगी वो मेरी हैंड रिटन डिटेल्स हैं और वो सारी की सारी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। जहां पे जाइए और पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करिए, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जागोई इज अ मेजर स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डांस। आपको बताना है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। तो बताइए भाई, इसका आंसर हमारा क्या होगा बेटा? मणिपुरी होगा। मणिपुरी एक क्लासिकल डांस है, उसी की ही शैली में आता है जागोई। ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं और भी कौन कौन से हमारे क्लासिकल डांस है जो हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो कंसीडर करता है। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है। ध्यान रखो बेटा, जो ये क्वेश्चन मैंने बताया है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, फोक म्यूजिक और फोक डांस एक बहुत फेवरेट टॉपिक है एसएससी जीडी का। तो ये जो मैंने आप लोगों के लिए अलग से लिखा हुआ है, इसको एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। इसी वजह से मैं तवज्जो दे रहा हूं इस बात पे कि आप ये टॉपिक जरूर देखें। ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ठीक है ना। कथकली बेटा कहाँ का डांस है, तो ये है केरला का डांस है। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, आंध्रा का है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये केरला का है। सत्रिया कहाँ का है बेटा, असम का है। इसके अलावा मणिपुरी कहाँ का है, नाम से पता चल रहा होगा मणिपुर का है। उड़ीसी के नाम से पता चल रहा होगा उड़ीसा का है। इसके अलावा कथक कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का है। और नॉर्थ इंडिया में भी पर्टिकुलर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा चाउ कहाँ का है, चाउ बेटा 3 राज्यों में है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। तो ये देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनकी शिफ्ट आगे है, जिनके 6-7 तारीख को पढ़ना है या अभी एग्जाम नहीं हुआ है, जरूर से देख ले भाई ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, 2000 का जो बैंक नोट है ना, उस 2000 के बैंक नोट में पीछे किस चीज की तस्वीर है, किसकी आकृति बनी हुई है, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो जान लेते हैं किसकी आकृति है। 2000 का नोट देखिए, जो गुलाबी कलर की पत्तियां होती हैं, वो गुलाबी कलर की पत्ती में क्या बना हुआ है बेटा, मंगलयान बना हुआ है। और मंगलयान से एक क्वेश्चन और बेहतरीन आ सकता है, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है, पहली बात तो ये जान लो कि मंगलयान जो पहला था वो 2013 में आया था, जिसे इंग्लिश में मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। पहली बार लॉन्च कब हुआ बेटा, 2013 में लॉन्च हुआ। और मंगलयान 2 जो है बेटा, वो 2024 में लॉन्च होने की बात चल रही है। अभी डेट निर्धारित नहीं करी गई है, लेकिन 2024 में ऐसा बताया जा रहा है कि लॉन्च किया जा सकता है। क्वेश्चन करंट अफेयर का क्या बन सकता है, मैं आपको बता दूं। बन ये सकता है कि वो जो मंगलयान 2 है ना, वो किस रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा, उस रॉकेट का नाम क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मैं यही सोच के आया था कि आपसे पूछूंगा और कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आपका जवाब। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन के लिए अभी आपके लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन रखा हुआ है जिसका आप जवाब देंगे वहां पे। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूं कि उस रॉकेट का नाम है GSLV MK3। तो ध्यान रखें बेटा, GSLV MK3, इसको बिठा देता हूं, थोड़ा सीधा लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है।
GSLV-MK3। तो ये जरूर अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मंगलयान 2 जो भेजा जाएगा वो किस रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा, तो GSLV-MK3 के द्वारा भेजा जाएगा। ये तो चलो आपसे पूछ रहा है कि 2000 के नोट के पीछे किसकी आकृति थी, लेकिन इसके अलावा और भी तो नोट है। 10 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति है, सन टेम्पल की है। और सन टेम्पल कहां पे है, कोणार्क में है। कोणार्क कहां पे है बेटा, उड़ीसा में है। सेकंड आ जाइए, 20 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति है, एलोरा केव्स की है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आ जाइए, 50 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति है, हम्पी की है, जो कि रथ के साथ है ना, कैरियट को रथ कहते हैं। और ये कहां का है, ये कर्नाटका का है। इसके अलावा 100 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति है, रानी की वाव की है, जो कि कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसके अलावा 200 के नोट के पीछे किसकी आकृति है, सांची स्तूप की है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोका के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। इसके अलावा 500 के नोट के पीछे किसकी आकृति है, तो लाल किले की है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और 2000 के नोट के पीछे किसकी आकृति है, वो हमने क्वेश्चन में कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर देश की जलवायु को प्रभावित करती है, कि कौन सी लैटिट्यूड लाइन है विच पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री। तो आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिए बेटा, इंडिया से होते हुए कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और वो कर्क रेखा इंडिया के कितने राज्यों से होते हुए गुजरती है, तो ध्यान रखो बेटा, 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन से हैं, सबसे पहला आता है बेटा गुजरात, ठीक है ना। सेकंड पे आता है बेटा राजस्थान, थर्ड पे आता है बेटा मध्य प्रदेश, चौथे पे आता है बेटा छत्तीसगढ़, पांचवें पे आता है बेटा झारखंड, और छठवें पे आता है वेस्ट बंगाल, सातवें पे आता है बेटा त्रिपुरा, और आठवें पे आता है बेटा मिजोरम। और मिजोरम से होते हुए बांग्लादेश में ये कर्क रेखा होते हुए वहां से गुजरती है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न किंग कलिंगा वाज फॉट। बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, बहुत ख्याति प्राप्त है इस युद्ध को, बहुत बार बात हो चुकी है, बहुत बार एग्जाम में कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है ना। और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है ये युद्ध, इसी वजह से पूछा जा रहा है। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी भी थोड़ी बहुत देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न किंग, कौन से वो मौर्य शासक थे जिन्होंने इस कलिंगा युद्ध को लड़ा है। तो बहुत आसान सा आंसर है इसका बेटा, अशोका। लेकिन इससे जुड़ी हुई जानकारी ये जान लीजिए कि अशोका ने ये युद्ध किसके साथ लड़ा। तो अपोजिट में जो कलिंगा का राजा था उसका नाम था किंग अनंत पद्मनाभा। ध्यान रखिए, अशोका ने युद्ध किंग अनंत पद्मनाभा के साथ लड़ा। कौन से साल में लड़ा, तो 261 बीसी में, 261 बीसी में ये युद्ध हुआ। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदी के तट पे ये युद्ध लड़ा गया है, तो ध्यान रखिए दया नदी के तट पे ये युद्ध लड़ा गया है। और इसी युद्ध के बाद जब 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, तभी अशोका ने पैसिफिस्ट पॉलिसी अपना ली। कहने का मतलब इस युद्ध से पहले अशोका को कहा जाता था चंड अशोका। लेकिन जब ये युद्ध में इतने लोग मारे जाने की वजह से इतना दुखी हुआ वो कि उसने कहा कि अब से मैं किसी भी टेरिटरी को कॉन्कर नहीं करूंगा, किसी भी राज्य को नहीं हड़पूंगा और किसी को नहीं मारूंगा, है ना। तो वो चंद अशोका कहलाया जाता था अपने कलिंगा युद्ध से पहले। लेकिन कलिंगा युद्ध के बाद उसने जब बुद्धिज्म को अपना लिया तो उसे धम्म अशोका के नाम से बुलाया गया, ठीक है ना। और चंद अशोका से धम्म अशोका जब बनता है ये, और इस कलिंगा युद्ध के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी बेटा ध्यान रखना, इसके रॉक एडिक्ट 13 से मिलती है। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी कलिंगा युद्ध के कॉन्क्वेस्ट की जानकारी और चंद अशोका से धम्म अशोका बनने की जानकारी हमें रॉक एडिक्ट 13 से देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई थी, आपको यह बताना है। तो पहली बार जनगणना जो पूर्ण जनगणना है
ना? पूछा होगा, ध्यान रखो बेटा, अगर ये पूछा जाए पूर्ण हटा दिया जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि पूर्ण को हटा दीजिए और आपसे कहा जाए कि पहली जनगणना कब करी गई थी, तो इसका आंसर 1881 नहीं बल्कि 1871 हो जाएगा। सॉरी 1881 नहीं बल्कि 1872 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, अगर मैं पूर्ण को हटा दूं तब पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में हुई थी, लेकिन पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? इससे जुड़ी हुई जानकारी और जान लेते हैं कि पहला सेंसस कब हुआ। अभी मैंने वही बताया कि 1872 में हुआ और उस दौरान के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड मायो थे। इसके बाद बता दूं फर्स्ट रेगुलर सेंसस कब हुआ? 1881 में हुआ, लॉर्ड रिपन थे उस दौरान के वाइसरॉय, ठीक है ना? अभी सबसे लेटेस्ट सेंसस कौन सा है जिसकी जनगणना हुई है? वो है 2011 का, जो कि 15वां एडिशन था। और इसके अलावा कि ये जनगणना जो होती है हर कितने सालों में एक बार होती है? तो हर 10 सालों में होती है। तो आपका सवाल ये उठ रहा होगा सर 2011 के बाद 21 में आना चाहिए था, तो 21 में डिले हो गया कोविड की वजह से, अगला जो आएगा 2024 में आने वाला है। और करंट सेंसस कमिश्नर के रूप में कौन वहां पे नियुक्त है? तो ध्यान रखिए मृत्युंजय कुमार नारायण है जो करंट सेंसस कमिश्नर है, ठीक है ना? इसके बाद आ जाती है अगला सवाल है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। आपसे पूछा है जो प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किनके द्वारा किया जाता है, वो कौन लोग हैं जो वोट डालते हैं? तो जान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 54 में दे रखा है इसके बारे में, आर्टिकल 54 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग होंगे जो वोट डालेंगे। तो सबसे पहले आ जाए लोकसभा के सारे मेंबर होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ध्यान रखो मैंने यहाँ पे इलेक्टेड अलग से मेंशन कर रखा है। टोटल 250 मेंबर होते हैं, लेकिन 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट डालेंगे। इसके अलावा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जितने भी राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के जितने भी विधायक होंगे वो सारे के सारे इसमें वोट डालेंगे। और 28 स्टेट्स के विधायक हैं, 28 स्टेट में विधानसभा है, और इसके अलावा 2 यूटी में भी विधानसभा है। वो 2 यूटी कौन कौन सी है बेटा? दिल्ली और पुडुचेरी है। 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर में भी विधानसभा थी, लेकिन 370 लगने के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये विधानसभा निरस्त कर दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर की। उसके बाद इन्हीं 2 जगह के एमएलए हैं जो वोट डालेंगे, ठीक है ना? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है ये चीज? आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड हाउ मेनी आर्टिकल्स? आपसे पूछ रहा है कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस दौरान पे कितने अनुच्छेद थे? तो उस दौरान पे बेटा 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 पार्ट्स थे, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बता दूं कि हमारा संविधान को अडॉप्ट कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। हमारा संविधान इफेक्टिव कब से हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव हुआ। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 7th 5-year प्लान? आपको ये बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ध्यान रखो इस समय क्वेश्चन आ भी रहा है, अभी जो पेपर हो चुके हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बन गया है, ऑरेंज रिवॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बन गया है। और अगर इन रिवॉल्यूशंस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, इन क्रांतियों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो इसी 5-year प्लान के अंदर ही आप पढ़ने वाले हैं। ये तो 12 5-year प्लान है, जाके देख लीजिएगा। लेकिन 7th 5-year प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? ध्यान रखो बेटा, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। क्लियर है ये चीज? जरूर ध्यान रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 5-year प्लान, पंचवर्षीय योजना। 12 के 12 5-year प्लान जो होंगे वो जाके आप देखेंगे कि उनका उद्देश्य क्या रहा है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, ठीक है ना? आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड? आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार
बाद निलंबित नहीं किए जा सकते। तो दो ही ऐसे मौलिक अधिकार हैं, वो कौन कौन से हैं बेटा? अनुच्छेद 20 और 21 है। लेकिन इसके अलावा एक आर्टिकल 19 भी है जो राइट टू फ्रीडम है, और वो एक ऐसा अधिकार है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जैसे ही आपातकाल लग जाती है। लेकिन ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं हो सकते, और वो क्या है उनके बारे में आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कहने का मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ये क्या मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी ने क्राइम किया है, तो उसी व्यक्ति को विटनेस के रूप में जोर जबरदस्ती उसी को विटनेस नहीं बना सकता हमारा कानून, तो ये उसको संरक्षण देता है। ठीक है ना। आर्टिकल 21 क्या है बेटा? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है ना। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। आपको क्लियर हो गया होगा, हमारी फ्रीडम को बचाता है, हमारे जीवन को बचाता है ना। तो ये है हमारा अनुच्छेद 21, और दो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल के दौरान सस्पेंड नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट अरेबिका कॉफी ग्रोन इन इंडिया? अरेबिका जो कॉफी है बेटा, इनमें से कौन से राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो वो है बेटा कर्नाटका। ध्यान रखो बेटा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो सारे के सारे 10 जनवरी 2023 को पूछे गए शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो शिफ्ट 2 के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, विच स्टेट वन दी विजय हजारे ट्रॉफी इन 2023 से 24? अब आप पूछ रहे होंगे सर 2023 का पेपर है और आप पूछ रहे हैं 2023 से 24 तक का, तो उस दौरान पे जब पूछा गया था ना बेटा, तो वो पूछा गया था 2017 से 18 तक का। ठीक है ना। तो मैंने इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हुए 2023 से 24 डाल दिया है। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? तो ध्यान रखिए बेटा, हरियाणा ने जीती थी। और हरियाणा ने किसको हराया बेटा? हरियाणा ने हराया है राजस्थान को। इसको हरा के हरियाणा ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जो है अपने नाम किया है। ठीक है ना। अगला बात करते हैं, अब आ गया हमारा पहला क्वेश्चन शिफ्ट 2 का। 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में जो पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ शिफ्ट 2 के क्वेश्चन हम अगले क्लास 2 में भी करेंगे। ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लो। इन बैडमिंटन ईच गेम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉइंट? बैडमिंटन का जो खेल है, जो स्पोर्ट है, उसमें कितने पॉइंट का खेल होता है? तो ध्यान रखो बेटा, उसमें 21 पॉइंट का खेल होता है। हम लोग जो गली में खेल लेते हैं ना, कभी कभी हम छोटा मैच बनाने के लिए 11 पॉइंट का कर लेते हैं, तो ध्यान रखना 11 पॉइंट का कोई मैच नहीं होता, 21 पॉइंट का मैच होता है। ठीक है। आ जाओ, अगला है हमारा महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ द हिंदू डाइटी लॉर्ड शिवा इन द हिंदू मंथ ऑफ। पूछ रहा है कि जो भगवान शिव, जो महाशिवरात्रि होती है भगवान शिव जी के लिए, और उसको सेलिब्रेट कौन से हिंदू सोसाइटी के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में होती है? तो हम क्या आंसर लगाएंगे बेटा? फाल्गुन महीने में होती है। ध्यान रखो बेटा, महाशिवरात्रि जो होती है वो फाल्गुन महीने के दौरान ही पड़ती है। और अगर हम बात करें कि 2024 में ये महाशिवरात्रि कब पड़ने वाली है, तो आने ही वाला है बेटा 8 मार्च को पड़ रही है इस बार की महाशिवरात्रि। ठीक है ना। और महाशिवरात्रि जो पड़ती है तो उस महीने को कहते हैं फाल्गुन महीना, और ये 12वां महीना होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है। अगला आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम आंध्र प्रदेश? एक क्लासिकल डांस का हमने वो पहला क्वेश्चन पढ़ा था, एक क्लासिकल डांस का ये क्वेश्चन आ गया जो कि शिफ्ट 2 का भी क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया ना, फोक डांस और फोक म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा हमारा कुचिपुड़ी। मैंने आपको बताया था मोहिनीअट्टम केरला का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और मणिपुरी बेटा मणिपुर का तो है ही, पता ही चल रहा है। ठीक है ना। कुचिपुड़ी इसका आंसर होगा। अगला आ जाते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द प्लान बिटवीन द 5-year प्लान एंड 6th year प्लान इज नोन एज पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है? तो आप बताइए वो क्या कहलाई जाएगी बेटा? तो ध्यान रखिए, वो रोलिंग प्लान, रोलिंग योजना कहलाई जाती है। कहने का मतलब ये है, ये वो रोलिंग, अभी देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना मतलब एक साल में, मतलब बना लेना, एक योजना बना लेना जो कि अगले 5 साल तक चलेगी। लेकिन एक ऐसी योजना कि एक साल के लिए उस योजना को बनाना और उसका आकलन करना, और उसके आकलन पे आधार
उसको उसका आकलन करके एक नई योजना बनाना, उसके आकलन के आधार पर एक नई योजना बनाना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वार्षिक योजना भी कह सकते हैं, और उसको हम रोलिंग प्लान भी कह सकते हैं। पंचवर्षीय योजना 5 सालों के लिए, और रोलिंग प्लान क्या होगा कि 1 साल के लिए बनाना एक योजना, और उस योजना का आकलन करना, और उस आकलन करने के बाद उसके आधार पे अगले 1 साल के लिए दोबारा से योजना बनाना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रोलिंग योजना कहते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारे टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमारा काम यहां खत्म नहीं हुआ। अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है जो मैं अगली क्लास में उसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आपका काम है कमेंट सेक्शन में उसका सभी लोग आंसर देंगे। नेम द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। आपको बताना है सेंसस 2011 के हिसाब से हमारा वो कौन सा राज्य है, इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसका हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, जिस राज्य में सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं, लिटरेट हैं। तो वो आपको बताना है, जो कि 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। और सेंसस 2024-2021 वाला अभी तक नहीं आया है, इस वजह से सेंसस 2011 से ही क्वेश्चन बनेगा अभी। ठीक है ना? तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आपका काम है, और मिलते हैं हम लोग अब नई क्लास में, एक नेक्स्ट क्लास में। और एक और चीज ध्यान रखो बेटा, जो भी है यहाँ पे पढ़ाया है, जो भी मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बना रखे हैं, उस सब की पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। तो वहां जाइए, विजिट करिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।